आज का हम लोगों का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान, एक महान शासक, इतिहास का एक महान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। आइए समझते हैं पृथ्वीराज चौहान जो एक बहुत अच्छा कद काठी का युवक थे, राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म बहुत सारे लोग इतिहासकार लोग बताते हैं कि पृथ्वीराज का जो जन्म है 1163 में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि 1168 में हुआ था। 1163 में इनका जन्म हो या 1168 में इनका जन्म हो, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि शक्तिशाली तो थे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1163 में अगर जन्म हो रहा है तो भी बहुत शक्तिशाली है, और अगर 1168 में जन्म हो रहा है तो भी पृथ्वीराज चौहान बहुत अधिक शक्तिशाली है। जैसा कि पृथ्वीराज चौहान का कुछ काल्पनिक फोटो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसे ही समझा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही दिखते थे। ऐसा किताबों में माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो कद काठी थी वो लगभग 7 फीट की थी। पृथ्वीराज चौहान को आप यहाँ देख रहे हैं, तलवार हाथ में लिए हुए हैं। ये तलवार का वजन 75 केजी था। ठीक है, तलवार का जो वजन है ये 75 केजी का था। पृथ्वीराज चौहान के तलवार का वजन जो 75 केजी सिर्फ आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर अगर रख दिया जाए तो आप लोग हिल नहीं पाइएगा और करवट भी नहीं ले पाइएगा। ठीक है, और अगर बोल दिया जाए कि 75 केजी यहां से वहां उठा के ले जाना है तब तो बिल्कुल ही नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 75 केजी एक हाथ से उठा रहा है और तलवार से लड़ रहा है, ऐसे ऐसे चला रहा है, जैसे कलम कैसे ऐसे ऐसे हम चला रहे हैं वैसे ही तलवार को ऐसे ऐसे चला रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 75 केजी को एक हाथ से जो व्यक्ति उठा रहा हो उसमें उसके शरीर में खुद कितना बल रहा होगा। यहाँ पर इतिहासकार यह बात, सभी लोग, सारे इतिहासकार का यह कहना है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत अधिक शक्तिशाली शासक थे। मैं भी मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान मेरे हिसाब से मूर्ख शासक थे। इतिहास से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। यहां पर आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान, मूर्ख क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा अभी आगे चलकर के। पृथ्वीराज चौहान एक मूर्ख शासक थे मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं आगे चलकर अभी आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज 75 किलो का तलवार से लड़ रहे हैं, कद काठी 7 फीट का व्यक्ति, हट्टा कट्टा हिष्ट पुष्ट मजबूत व्यक्ति। ठीक है, 6 भाषाओं का ज्ञाता और पढ़ाई में भी बहुत ही उम्दा, पढ़ाई में बहुत तेज। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। चंद्रबरदाई है ना, देखिएगा ठीक से, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं ये। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो भी ज्यादा जानकारी मिलती है वो इसी किताब से मिलती है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक किताब है। क्यों? क्योंकि इस किताब को उसने लिखा है जो पृथ्वीराज चौहान के साथ बचपन से रह रहा है, दोस्त है, यार है पृथ्वीराज चौहान का। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान बचपन में खेले हैं, समय बिताए हैं। तो भाई ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई यहाँ पर अपना किताब पृथ्वीराज रासो में जो वर्णन कर रहा है, ये एक तरह से कहा जाए तो चौहान वंश का इतिहास के लिए ये महाकाव्य से कम नहीं है। पृथ्वीराज रासो जो किताब है, तो यहाँ पर समझेंगे बात। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो में यह बात बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान एक हिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा व्यक्ति थे और काफी मजबूत, शक्तिशाली, शरीर से बहुत मजबूत थे। पृथ्वीराज का जन्म 1163 में, कोई किताब लिखता है 1168 में। बात जो भी रहा हो, पृथ्वीराज चौहान की शक्ति में इसमें कोई कमी नहीं आई। 63 में या 68 में, जो भी आप बात को समझे। एनसीईआरटी में 1163 का डेटा दिया गया है
और 1168 का बहुत सारे किताबों में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, चंद्रमदाई जो कि पृथ्वीराज रासो का लेखक है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो जानकारी हम लोगों को ज्यादातर मिल रहा है वो इसी किताब से मिल रहा है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो जानकारी मिल रहा है वो पृथ्वीराज रासो से मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर हिट करता है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं का ज्ञाता है। 6 भाषा पृथ्वीराज चौहान को आती है। कौन कौन सा भाषा है बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, मगधी भाषा, पैशाची भाषा, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इन 6 भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की काफी अच्छी पकड़ थी, 6 भाषा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान काफी अच्छे थे पढ़ाई में, बहुत ही उम्दा थे। इन्होंने मीमांसा, वेदांता, गणित, पुराण, इतिहास, फिर से दोहरा रहा हूं, मीमांसा, वेदांता, गणित, मीमांसा, वेदांता, गणित, पुराण, इतिहास, इस बारे में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। लेकिन इतिहासकार जब यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान इतिहास का पढ़ाई किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास पृथ्वीराज चौहान ने तो पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इतिहास से कुछ सीखा नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास तो ऐसे ही पूरा भरा पड़ा है। कैसे भरा पड़ा है? तो किस चीज से भरा पड़ा है? तो भारत का इतिहास आप राजा पोरस से उठा लीजिए। राजा पोरस को सिकंदर धोखे से आक्रमण करता है, धनानंद छल करके सिकंदर के हाथों पोरस को बंदी बनवा देता है। तो आप जहां भी उठाएंगे भारत के इतिहास में, आपको एक बात, सभी जितने भी शक्तिशाली राजा थे भारत के, उनमें आपको सभी में एक कॉमन बात जरूर मिलेगा कि वो अपने शत्रुओं को हमेशा माफ कर दिया करते थे। और इतिहास में यही सबसे बड़ी गलती इन राजाओं की होती थी। देखिए, आप दुश्मन को माफ कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जितना माफी भारतीयों ने अपने दुश्मनों को इतिहास में आज तक दिया, उतना माफी कभी भी विदेशी शासकों ने, विदेशी दुश्मनों ने भारतीय राजाओं को कभी माफ नहीं किया। विदेशी को भारतीय राजा केवल मिल जाए, बस उसको मृत्युदंड, फांसी, यही सब दे देता था। लेकिन भारत का राजा अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए उन राजाओं का आंख, नाक, कान ये सब काट करके छोड़ देता था। और इसलिए ऐसा छोड़ देता था क्योंकि भाई तुम जीवन भर इस बात का अपमान में रहो कि इस राजा ने मेरा नाक, कान काट दिया। कहा जाता है ना कि अगर कोई आपको एक ही बार में मार दे तो वो आसान है, लेकिन आप हमेशा अगर किसी अपमानित होकर के अगर आप जीवन जी रहे हैं तो वैसा जीना 100 बार, 1000 बार मृत्यु के बराबर है। तो इस तरह से हमारे यहाँ के राजा जो होते थे वो शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, फौज था उनके पास। तो इस तरह से वो अपने दुश्मनों को हमेशा माफ कर दिया करते थे। माफ करने के बाद, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक अगर आपको ये गलती कर रहा है अपने जीवन में कि अपने दुश्मन, गौरी जैसा दुश्मन को अगर छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने इतिहास से कोई शिक्षा नहीं ली। और इतिहासकार यह भी बताते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार अलग अलग किताब में अलग अलग जानकारी दी गई है। अलग अलग किताब में अलग अलग जानकारी दी गई है। किसी किताब में लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार जीवन दान दिया था। युद्ध में हरा करके बार बार बोल देता था कि भाई जाओ फिर से प्रैक्टिस करके आना। किसी किताब में लिखा गया है 3 बार। और एनसीईआरटी ये सब जो डेटा है, एनसीईआरटी ये जो डेटा है, इसमें लिखा गया है
इसमें लिखा गया है 1191 का तराइन का युद्ध। चलिए यही हम मान लेते हैं, ना हम 17 बार को प्रमाणिक मानते हैं, ना 3 बार को प्रमाणिक मानते हैं, हम चलिए इसी को प्रमाणिक मान लेते हैं एनसीईआरटी की डेटा को कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरह से गौरी को पराजित करके भेज दिया था वापस कि जाओ फिर से प्रैक्टिस करके आओ। लेकिन आप एक राजा हैं और इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा भूल जीवन का कैसे कर सकते हैं, अपने सर्वनाश को आप कैसे आमंत्रित कर सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ऐसा गलती। भाई आप एक राजा हैं, आपसे पूरा प्रजा जुड़ी हुई है, आपका घर परिवार जुड़ा गया है, आपकी रानियां हैं, आपके बच्चे हैं, पूरा जो आपका क्षेत्र है उसमें आम जनता है। अगर कोई विदेशी आकर के आक्रमण करता है, मारता है, पीटता है, आपको बंदी बना लेता है, आम जनता को कष्ट देता है, तो आप एक राजा है, आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शायद इन सब बातों से अनजान मोहम्मद गौरी को 1191 में एक बार जीवन दान दे देता है। ऐसे बहुत सारे किताब में मैं फिर से इसे दोहरा रहा हूं कि किसी किताब में 17 बार, किसी किताब में 3 बार ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अलग अलग किताब है, अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग ढंग से लिखते हैं। लेकिन अगर आप सारा बातों को छोड़ भी दें, आप बोलिएगा कि सर आप कहानी सुना रहे हैं, 17 बार हम कैसे मान ले, एनसीईआरटी किताब में तो एक ही बार तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि हरियाणा का जो क्षेत्र था वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। तो 1191 में भी अगर हम मान ले तो आप गौरी को कैसे छोड़ सकते हैं, गौरी जैसा शासक को जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, कैसे छोड़ सकते हैं। तो दुश्मनों को छोड़ना, जब आप दुश्मन को छोड़ रहे हैं तो फिर मारिएगा किसको, मारा किसको जाता है, दुश्मन को ही तो मारा जाता है। और दुश्मन यहाँ पर कौन है, 1191 में मोहम्मद गौरी है आपका दुश्मन, पृथ्वीराज चौहान का। तो कुल मिलाकर के पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की अपने जीवन की और इस चलते पृथ्वीराज का सर्वनाश हुआ। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में गौरी को युद्ध क्षेत्र से भाग जाने को दे दिया गया और बोला गया कि भाई फिर से तुम प्रैक्टिस करके आना। यही गौरी फिर से अपना पावर बढ़ाने लगा, क्योंकि भाई बिना पावर के तो फिर से भारत की सत्ता पर हुकूमत नहीं मिल सकता है, नहीं कर सकता है। तो गौरी जो है वो फिर से अपना यहाँ पर पावर बढ़ाने लगा और पावर बढ़ाते बढ़ाते तब तक एक भूल जो है जिंदगी का, यह भी बहुत सारा इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम था संयोगिता के साथ वो अमर हो गया और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो प्रेम कहानी है उसको बहुत सम्मान के साथ इतिहास में याद किया जाता है। तो मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, मैं तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की गलती यहाँ पर कहूंगा। कैसे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। पृथ्वीराज चौहान एक राजा है, सबसे पहले तो एक राजा है, वो अपना पूरा प्रजा का, कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, वो अपना पूरा प्रजा का जिंदगी को इस तरह से दांव पे नहीं लगा सकता है, कोई अधिकार नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक राजा है, पहला चीज। दूसरा बात कि आप राजा जो है वह मार्गदर्शक होता है आम जनता का। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर संयोगिता को स्वयंवर से जबरदस्ती उठा करके लाया। हालांकि संयोगिता पृथ्वीराज के साथ आना चाहती थी, पृथ्वीराज से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये गलत है। आम लोगों पर ये क्या मैसेज जाएगा। तो चलिए आइए ये इतिहास को थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने के बाद फिर मैं आपको नोट डाउन कॉपी पर सारा चीज करवा दूंगा और पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन ठीक-ठाक आ जाता है परीक्षा में। चलिए देखते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान का गलती मुझे क्या लगता है कि पृथ्वीराज चौहान, ये जो संयोगिता आप यहाँ देख रहे हैं, इससे संयोगिता, देखिए हो क्या रहा है, शुरू से इस चीज को समझिए। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली शासक है, मजबूत शासक है, देखने में सुंदर है, अच्छा खासा कद काठी है, देखने में स्मार्ट है। जैसे आप लोग का भी जब शादी ब्याह होगा तो आप लोग भी क्या ढूंढिएगा, स्मार्ट लड़का और स्मार्ट लड़की। तो भाई यहाँ पर क्या है, पृथ्वीराज चौहान एकदम स्मार्ट है देखने में, भारत का शासक है भाई, दिल्ली का शासक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो संयोगिता है ये मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है और सोचती है कि किसी तरह से इसका
शादी हो जाए मेरे साथ। तो भाई अब क्या है कि पहले के जमाने में कबूतर उड़ता था, कबूतर जिसको चिट्ठी पत्री दे दिए, कबूतर को सिखा दिए, कबूतर बाज ये सबसे पैगाम भेजा जाता था। तो संयोगिता जो है एक चिट्ठी लिख करके और एक बाज उड़ा दी कि भाई जाओ पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान को इसका पेपर ऊपर मिला, प्रेम पत्र ये सब मिला इसको, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की तरफ थोड़ा आकर्षित हो गया। हालांकि एक बात आपको यहाँ पर बता दी कि पृथ्वीराज रासु में चतुर्दायी लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान का विवाह 11 वर्ष में हो चुका था। 13 वर्ष में पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु हुई थी और 13 वर्ष में पृथ्वीराज को गद्दी दे दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष में राजा बन गए थे। अभी यहाँ पर 13 साल में बच्चा लोग को गोली खेलने नहीं आता है। गोली देखे है ना, जो वो ठीक से नहीं खेल पाता है। और पृथ्वीराज चौहान सोचिए 13 साल में राजा है भाई, तो विशेष प्रतिभा तो जरूर होगा पृथ्वीराज चौहान के अंदर, इसमें नो डाउट। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को कबूतर बाज आया कि भाई देखो संयोगिता का जो है यहाँ पर चिट्ठी है, प्रेम पत्र है। पृथ्वीराज चौहान लिया अपना कुछ दोस्त लोग को इसका मिला, चिट्ठी ला के दिया पृथ्वीराज चौहान को कि हुजूर देखिए कोई संयोगिता है वो चिट्ठी भेजी है। पता चला कि संयोगिता है कौन, तो ये जयचंद की पुत्री है। ठीक है, यहां पर बात को समझिए कि ये संयोगिता है कौन, तो ये जयचंद की पुत्री है। देखिए यही है, ये जो संयोगिता है ये कौन है, तो जयचंद की पुत्री है। और जयचंद कौन है, जो कि इतिहास में जयचंद को एक गद्दार शासक के रूप में, गद्दार दोस्त के रूप में, गद्दार मित्र के रूप में, गद्दार ससुर के रूप में इतिहास स्वीकार करता है जयचंद को। और हम लोग जयचंद का नाम गद्दार को दर्शाने के लिए लेते हैं। इतिहास का गद्दार अगर सबसे बड़ा बोलिएगा तो जयचंद को ही माना गया है। उधर राजा पोरस के समय आंधीराज को माना गया था। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान भी भाई अब इसको प्रेम पत्र मिला है तो थोड़ा सा आकर्षित हो गया उस महिला संयोगिता की तरफ। जयचंद को भी ये बात पता चल जाता है कि मेरी जो पुत्री है वह मेरे दुश्मन के साथ विवाह करना चाहती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझिए। जयचंद जो था वह भी बड़ा राजा ही था कन्नौज का। जयचंद जयचंद जो है ये बड़ा राजा है, कन्नौज का शासक है। और जयचंद एक बार अश्वमेध यज्ञ करता है पूरे भारत को अपना गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि आओ हमसे युद्ध कर लो। और पृथ्वीराज चौहान इतना अधिक शक्तिशाली है कि जयचंद इसे जीत नहीं सकता है। पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख हाथी का फौज, 5 लाख घोड़ा का फौज और 8 लाख पैदल सैनिक का फौज है पृथ्वीराज चौहान के पास। खुद भी बहुत अधिक शक्तिशाली है। जयचंद को एक फट बढ़िया से सरिया के मार देगा तो जयचंद दोबारा उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो फौज भी बहुत है। तो भाई जयचंद ये जो अपना राजा बनने का जो सपना है पूरे भारत का, ये पूरा नहीं कर पा रहा है सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के चलते। तो पृथ्वीराज चौहान इसका प्रमुख शत्रु के रूप में यहाँ पर सामने देखने को मिलता है कि जयचंद का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु था तो पृथ्वीराज चौहान। और इसी की पुत्री है कौन, संयोगिता। संयोगिता अब शादी करना चाह रही है पृथ्वीराज चौहान से। जयचंद को यह कभी पसंद था नहीं, इसलिए अब जयचंद इस बात का डिसाइड कर लेता है कि भाई अब संयोगिता का विवाह करवा दिया जाएगा। ये एक बात आपको और समझना है कि संयोगिता का जो विवाह है, या पहले जो हिंदू धर्म में ये आजादी था कि आप अपना मनचाहा वर चुन सकते हैं। तो पहले बड़ा बड़ा जो राजा महाराजा होता था वे लोग स्वयंवर करते थे। स्वयंवर का आयोजन किया गया, सभी राजा रजवाड़ों को न्योता दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर दरवाजे पर रख दिया गया कि भाई जब सभी राजा लोग आ जाए
स्वयंवर में, तो पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति है उसको देख करके सभी राजा उसको पृथ्वीराज चौहान को हीन भावना से देखे कि भाई एक चपरासी जैसा पृथ्वीराज चौहान का पुतला यहाँ पर खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान की औकात जयचंद के नजर में इतनी है, ये पूरा राजा जान सके, जयचंद इसलिए ऐसा कर देता है। पृथ्वीराज चौहान को एक बात पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है कन्नौज में। पृथ्वीराज चौहान का दोस्त लोग पृथ्वीराज चौहान को चढ़ा दिया होगा कि भाई देखो संयोगिता का शादी हो रहा है तुम ऐसे। तो भाई पृथ्वीराज चौहान अपना दल बल लेकर के वहां से आगे बढ़ता है कन्नौज। कन्नौज जाता है तो वहां पर स्वयंवर वाले दिन पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचता है और संयोगिता को मंडप से उठाकर अपने साथ ले आता है। हालांकि यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ कि संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान के साथ जाना चाहती है, तभी पृथ्वीराज चौहान उसको साथ में लाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको साथ ले तो आता है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को साथ ले तो आता है, लेकिन आम जनता जो वहां की है दिल्ली की, या पृथ्वीराज चौहान एक राजा है, तो पृथ्वीराज चौहान का जो आम जनता है उस पर इसका गलत प्रभाव, मैसेज गलत चला गया ना, प्रभाव गलत पड़ गया। क्या प्रभाव पड़ गया कि भाई तुम जो यहाँ पर शादी ब्याह कर रहे हो, देखिए ये वाला, ये जो ठीक है, तुम जो यहाँ पर उठा करके इसको ले आए हो अपने साथ, तो आम जनता अब पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो गया कि भाई इसका शादी हो रहा है, इसका बाप माँ कहीं और शादी करना चाह रहे हो और तुम ले काहे आया। आम जनता इसका विरोध करने लगा पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि आप राजा हैं, अगर गलत किए तो भाई विरोध तो होगा ही ना, तो विरोध होने लगा। आम जनता पृथ्वीराज चौहान का अब साथ नहीं दे रही थी, लेकिन इससे भी पृथ्वीराज चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काहे? मजबूत शासक है, फौज है, चौहान को आम जनता से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बाद में ये मामला सेटल हो गया, सभी लोग संयोगिता को अपनी रानी मान लिया। लेकिन अब थोड़ा सा पहले चलिए, हम क्या अभी बता रहे थे कि 1191 में तराइन का जो युद्ध हुआ, 1191 में तराइन का जो युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हरा करके पृथ्वीराज चौहान भेज दिया था। अब ये गौरी जाकर के जयचंद से मिल गया, जयचंद से मिल गया, और जयचंद को मोहम्मद गौरी समझा दिया होगा, जैसा सिकंदर धनानंद को समझा दिया था पोरस से लड़ने के पहले, वैसे ही गौरी जो है जयचंद को समझा दिया कि भाई स्वयंवर से तुम्हारी पुत्री का हरण करके वो ले गया अपने साथ और तुम कुछ नहीं कर सके, क्यों ना हम लोग दोनों एक साथ मिलकर इस पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। अब होता ये है कि पृथ्वीराज चौहान का रिलेशन में जयचंद जो है, यहाँ देखिए जयचंद जो है वो कौन लगेगा? ससुर, ठीक है, ससुर लगेगा। अब पृथ्वीराज चौहान के पास जयचंद आता है और बताता है कि भाई अब तो शादी ब्याह हो गया, हम लोग रिश्तेदार ही हैं, तो अब हम लोग मित्रता कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान बोलता है अच्छी बात है, और अपना जो सैनिक का टुकड़ा था वो जयचंद के हवाले कर दिया और बोला कि भाई एक काम करो, तुम इसका देख रेख करो। जयचंद भी अपना एक सैनिक का फौज, एक टुकड़ा इसके पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जो दल था उसमें डाल दिया, एक टुकड़ा। अब क्या होता है कि जब 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है। तराइन कहां है? तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन कहां है बताइए कोई? हरियाणा का क्षेत्र, ये जो तराइन है ना, हरियाणा का क्षेत्र। तराइन के युद्ध में फिर से आ जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपना मस्ती में है कि भाई आने दो, 1191 में भी खूब मार के भगाए थे उसको, आने दो, फिर से इससे युद्ध करने में मजा ही आएगा, अपना फौज का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर था, क्योंकि जयचंद
गौरी के साथ था। अब जयचंद गौरी के साथ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज की जो सेना थी, पृथ्वीराज की जो सेना थी, उस सेना की टुकड़ी में जयचंद ने कुछ अपना सैनिक को मिला दिया था। पृथ्वीराज की जो सैनिक थी, इस टुकड़ी में जयचंद अपना सैनिक मिला दिया था और अपना ही सैनिक पृथ्वीराज को कैद कर लेता है, अपना ही सैनिक कैद कर लेता है और मोहम्मद गौरी के सामने प्रस्तुत करता है, मोहम्मद गौरी के सामने ले आता है। अब मोहम्मद गौरी बिना देखे, मोहम्मद गौरी भी तो शासक है ना भाई, अब वो पृथ्वीराज चौहान को काहे कैद करके अपने साथ लेके चल गया? पृथ्वीराज चौहान के जैसा दरियादिली क्यों नहीं दिखाया कि भाई जाओ तुम फिर से जाओ, फिर से युद्ध का प्रैक्टिस करके आना, फिर हम लोग युद्ध करेंगे? ऐसा नहीं किया। गौरी दिमाग का ठीक ठाक आदमी है, तेज आदमी है। ये जो है पृथ्वीराज को कैद करके अपने साथ सीधे अफगानिस्तान लेकर के चला गया। ठीक है, यहां तक आ गया बात समझ में। अब पृथ्वीराज के बचपन का जो दोस्त था चंदवर दाई, वो भी पृथ्वीराज के साथ बोला कि भाई हमको भी कैद करो, और जब मेरा राजा को ले जा रहे हो तो हमको भी कैद करो, ले चलो हमको भी। इसको भी ले गया। चंदवर दाई स्वयं अपने अब खुद से कैद हुआ था, ले गया। चंदवर दाई क्या था? कवि था, लेखक था, दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति था, चिकित्सक था। चंदवर दाई भी बहुत दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति था। चला गया साथ। अब पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले जाकर के मोहम्मद गौरी जो धुलैया किया कि भाई 1191 का तराइन का पहला युद्ध का अपमान का बदला भी लेना है, और अगर इतिहासकार जो बाकी लिखता है कि भाई 17 बार हराया है तो इसका भी बदला लेना है। तो कुल मिलाकर के खूब धुलैया किया पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान को बोला कि भाई अपनी आंखें नीची करो, एक कैदी के जैसा बर्ताव करो। लेकिन पृथ्वीराज राजपूत शासक, जान जाए तो जाए लेकिन आंख तो नीचे नहीं होगा, तो भाई आंख नीचे नहीं किया। आंख नीचे नहीं किया। मोहम्मद गौरी से नजर मिला करके जब पृथ्वीराज चौहान बात करना शुरू किया तो मोहम्मद गौरी को बड़ा अपमान लगा कि भाई अब ये कैद किए हैं, अब ये तुरंत हमको तुमताम गाली गलौज कर रहा है। तो इसलिए मोहम्मद गौरी गर्म सरिया गर्म करके, लोहा गर्म करके उसकी आंखों में आंख पड़वा दिया। बोला कि लोग आंख रहेगा ना, आंख दिखाओगे। काहे कि पृथ्वीराज चौहान का आंख से मोहम्मद गौरी को डर लगता था। तो अब क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत बहुत कड़ा यातना देता है मोहम्मद गौरी। चंदवरदाई को ये देखा नहीं जा रहा था। चंदवरदाई बोलता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ एक प्लान बनाता है कि पृथ्वीराज चौहान, एक विशेष क्वालिटी था पृथ्वीराज चौहान में कि वो शब्द भेदी बाण चला सकता था। आंख बंद करके भी वो अपने लक्ष्य को सटीक निशाना लगा सकता था। अब मोहम्मद गौरी जो है ये बात को जानता नहीं था, और मोहम्मद गौरी दूसरा भाषा बोलता था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ हिंदी बोलता था, या प्राकृत भाषा बोलता था, या मगधी बोलता था। 6-7 भाषा पृथ्वीराज चौहान को आता था। चंदवरदाई एक कवि था। चंदवरदाई यहाँ लिखता है कि अपने किताब में, और वही क्या लिखता है बता रहा हूं, देखिए इधर। पृथ्वीराज को समझाता है कि तुम शब्द भेदी बाण चलाना और अपने बाण से मोहम्मद गौरी को मार डालना। ऐसा ही होता है। चंदवरदाई जाता है गौरी के पास और बोलता है कि हुजूर, पृथ्वीराज चौहान का आंख तो आप फोड़ दिए हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसका खेल देखिए। अब तो भाई आंख फूट गया, आप तो कुछ कर सकता नहीं। मोहम्मद गौरी बोला ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया, पूरे जनता को ये खेल देखने का आदेश दिया गया। मोहम्मद गौरी को इस बात का पूरा भरोसा था कि एक अंधा व्यक्ति शब्द भेदी बाण नहीं चला सकता है। इस तरह का
गौरी अपने जीवन में या कहीं विदेशों में उसने सुना भी नहीं था, कोई ऐसा नहीं कर सकता था। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है एक मैदान में, और बुलाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है कि भाई एक लोहा का जैसे स्कूल में घंटी वाला बेल नहीं होता है, उस तरह का ऐसे गोल सा लगाया गया और बोला गया कि इस पे तीर मारो। उस घंटा को, जैसे घंटा को एक बार ऐसे टन से बजा दिया गया और बोला गया तीर मारो। पृथ्वीराज चौहान बोला कि मैं एक राजा हूं और मैं एक राजा का ही आदेश मानूंगा, इसलिए अगर राजा मुझे कहेगा तो ही मैं तीर चलाऊंगा। इस पर मोहम्मद गौरी जो है उधर से आवाज दे देता है कि चौहान तीर चलाओ। बस पृथ्वीराज चौहान को यह बात समझ में आ जाता है कि वो है किधर। शब्द भेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज चौहान माहिर था। और ये जो चंद्रबरदाई जो कवि है, ये पहले ही एक कविता के माध्यम से, अफगानिस्तान में हिंदी ऐसा शुद्ध हिंदी तो किसी को समझ में आता नहीं था, तो चंद्रबरदाई एक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का सटीक लोकेशन बता देता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का सटीक लोकेशन मालूम हो जाता है और वो बोल भी देता है कि गौरी तीर चलाओ। बस पृथ्वीराज चौहान चलाना था तीर, उधर मुड़ गया और मुड़ के तीर मार दिया और वो तीर सीधे उसका गला में लग गया, मोहम्मद गौरी का गला में लग गया और मोहम्मद गौरी डेड, मामला खत्म। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर चंद्रबरदाई कौन सा कविता कहा था? तो चंद्रबरदाई कविता कहा था 4 बास 24 गज। लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना है तो, इंटरेस्टिंग चीज है इतिहास का। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तार ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी इतना ही दूरी है मोहम्मद गौरी का, चौहान तुम जहां खड़े हो चौहान, वहां से मोहम्मद गौरी का इतना ही दूरी है। और तब तक मोहम्मद गौरी भी बोल देता है कि चौहान तीर चलाओ। पता चल जाता है कहां पर बैठा हुआ है, ऊपर चढ़ के मचान पे मारा तीर, सीधे गला को भेदते हुए तीर आर पार हो गया, तुरंत गौरी का मृत्यु हो गया। इसके बाद चंद्रबरदाई एक चाकू खंजर रखा हुआ था अपने पास, पृथ्वीराज चौहान को भी दे दिया था एक खंजर और बोला कि ये दुख भरा यातना झेलने से अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे को मार दें। पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को मार देता है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। और इस तरह से जब ये खबर संयोगिता सुनती है तो वो भी आत्मदाह कर लेती है, क्योंकि अब वो समझती है कि अब तो पृथ्वीराज चौहान कभी वापस नहीं आने वाला है। तो इतिहास सिर्फ यहाँ से ये पढ़ के सीखने के लिए नहीं है कि भाई 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये आपको सिर्फ रटने के लिए इतिहास नहीं है। इतिहास है कि भाई आप इतिहास से क्या शिक्षा लेते हैं, इसलिए इतिहास है। शिक्षा क्या मिलता है पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र से? कि आप एक राजा हैं और राजा को एक छोटा सा भी भूल करना स्वयं राजा के लिए और पूरी प्रजा के लिए घातक साबित होता है। अब आप देखिए, गौरी सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को कैद करके थोड़ी ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को वो कैद करके ले गया, लेकिन भारत का जो आम जनता था उस पर गौरी भयानक जुर्म किया। जो संयोगिता थी पृथ्वीराज की पत्नी या पृथ्वीराज की पहली पत्नी, जिसका उसका 11 साल में शादी हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो भाई उन लोगों पर भी कठिन यातना दिया होगा ये गौरी। तो आप एक राजा हैं और ये भूल आप कैसे कर सकते हैं कि अपने दुश्मनों को आप जिंदा छोड़ दें? कभी ये भूल नहीं करना चाहिए। हालांकि भारत का डीएनए में ही ऐसा है, जो भी शक्तिशाली राजा रहा है वो बस छोड़ता है, अपने दुश्मनों को छोड़ा ही है, छोड़ना नहीं चाहिए, सीधे मार देना चाहिए। जैसे अभी इजराइल, ठीक है, जैसे अभी इजराइल क्या कर रहा है ना भाई, आतंकवादी हमला हुआ, उसका बदला ले रहा है। तो आपको इतिहास से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है कि अगर आप एक राजा हैं तो
तो आप गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक राजा के सही निर्णय से उसका पूरा परिवार, उसका पूरा आम जनता जो उसके राज्य में रह रही है, उस पूरे आम जनता के भविष्य का निर्धारण एक राजा करता है। और एक राजा इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है कि भाई आप दूसरे की लड़की को उठा के ले आइए, पहला गलती। शत्रु को जीवन दान दे दीजिए, दूसरा गलती। ठीक है, तो इस तरह से इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तो एक महान शासक है ही, नो डाउट, बहुत अच्छा शासक था। लेकिन मुझे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो गलती लगा आप लोगों को बता दिया। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, तराइन का पहला युग, तराइन का दूसरा युग। और यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, ये जो जयचंद है, ये बताना भूल गए थे, ये जो जयचंद है, कहाँ गया जयचंद? खोजिए, नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो जयचंद है, ठीक है, इसको भी 1194 में मोहम्मद गौरी इस जयचंद को भी युद्ध में हरा देता है और इसको मार देता है। ठीक है, याद रखिएगा, 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी को कैद करके ले गया, 1194 में जयचंद को भी मार देता है। ठीक है, और 1194 में जयचंद को मार देता है मोहम्मद गौरी। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान उसको अपने शब्द वेदी बांध से मार देता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।